नमस्कार साथियों। आज अपन तीसरे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अपना सिलसिला आज तीसरे चैप्टर पे पहुंच गया है। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो, क्वेश्चन नंबर एक चालक में 4.8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक बार इंग्लिश में बोलता हूँ। कोई कंडक्टर है, उसके अंदर जो करंट है वो कितना है? करंट है 4.8 एम्पियर। आगे बात समझ में। फिर वो बोल रहा है कि कंडक्टर के अंदर पर सेकंड जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। पर सेकंड मतलब आपको टी की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? एक। आगे बात समझ में, कोई समस्या इसमें? तो देखो, ये थोड़ा कलर भी चेंज कर लेते हैं इसका। ब्लैक दिख जाएगा क्या इसमें? ब्लैक ले या वाइट ले? वाइट ले लेते हैं यार, वाइट थोड़ा अच्छा दिखता है। पर वाइट उधर नहीं दिखेगा। हाँ, ये ठीक है। चलो देखो, तो पहली चीज आपको एन चाहिए। तो एन का तो एक ही फॉर्मूला जिंदगी में आपने यूज किया है, एन इक्वल टू क्यू अपॉन ई। इसका मतलब पहले आपको क्यू चाहिए, क्यों आपको गिवन नहीं है। तो आप एक चीज जानते हो कि क्यू इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू टी। क्या ये दोनों चीजें गिवन है क्या आपको? आप बोलोगे बिल्कुल सर दे रखी है। तो बताओ, देखिए आई की वैल्यू कितनी है? 4.8 और टी की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये हो जाएगा चार्ज। अब चार्ज की वैल्यू इसमें पुट करो। चार्ज की वैल्यू इसमें पुट करेंगे अपन। तो 4.8 अपॉन ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखो पॉइंट से पॉइंट गया, ये कितनी बार में जाएगा? 3 बार। माइनस ऊपर जाके क्या हो जाएगी? प्लस। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 प्लस 19। ऑप्शन है क्या? पर ये थोड़ा मार्कर वाला कलर बैठ नहीं रहा यार। ब्लैक, फिर ब्लैक बैठेगा नहीं ना उसमें। हाँ, देखो दूसरा क्वेश्चन। यदि ये ठीक है, थोड़ा बहुत है ना। यदि तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए, मतलब जो वायर की लेंथ है वो कितनी कर दी जाए? डबल कर दी जाए। मतलब जो नई लेंथ है उसको अपन कितनी लेंगे? 12 लेंगे। इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी दोगुना कर दिया जाए, मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी कितना कर दिया गया? 2a। तो अब रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस का देखो पहले स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला होगा वो अपन लेते हैं रो एल अपॉन ए। अब आर डैश होगा, उसमें आपको क्या रखना पड़ेगा? आर डैश में रो की जगह तो रो, एल की जगह क्या रखना पड़ेगा? 2l। और अपॉन ए की जगह भी क्या रखना पड़ेगा? 2a। 2 से 2 कट रहा है क्या? तो क्या आ जाएगा? रो एल अपॉन ए। क्या आर और आर डैश बराबर है क्या? बराबर है। तो देखो, आधा हो जाएगा? नहीं। दो गुना हो जाएगा? नहीं। वही रहेगा बिल्कुल। चार गुना हो जाएगा? नहीं। आ गई बात समझ में? अनओमीय प्रतिरोध का उदाहरण है। आपसे ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती। तो अगर ये ओम्स लॉ की बात करें तो 14 जो चैप्टर है ना, 14 चैप्टर, 14वां चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, उसके अंदर डायोड यूज, जो डायोड होता है ना, उसमें आपने पढ़ा होगा कि करंट का जो वैल्यू स्टार्टिंग में जीरो रहती है फिर अचानक बढ़ती है। जबकि ओम्स लॉ क्या बोलता है कि जैसे जैसे आप पोटेंशियल इंक्रीज करोगे वैसे वैसे करंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। यहाँ क्या है कि पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है लेकिन करंट इंक्रीज नहीं हो रहा, फिर अचानक करंट इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये जो डायोड है वो किस में आ जाएगा आपके? ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। फिर है, धातु का ताप बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध बढ़ता है क्योंकि, देखो पहली चीज आपसे क्या बोल रहा है कि कोई भी मेटल है उसका टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो तो उसके रेजिस्टेंस पर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। क्यों? तो देखो रेजिस्टेंस इंक्रीज कब होगा? जब कोलिजन क्या होगी? ज्यादा होगी, है ना। कोलिजन मतलब टक्कर क्या होगी? ज्यादा होगी। तो टक्कर ज्यादा होगी तो विश्रांति काल मतलब रिलैक्स टाइम, विश्रांति काल का मतलब रिलैक्स टाइम कम हो जाएगा क्या? भाई सीधी सी बात, टक्करें ज्यादा होगी, कोलिजन ज्यादा होगी, तो रिलैक्स टाइम क्या हो जाएगा? रिलैक्स टाइम क्या होता है? रिलैक्स टाइम क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं होता पागल। तो उधर, अरे दो कोलिजन के बीच में जो टाइम होता है उसको रिलैक्स टाइम। भाई ऐसे मान लो पहला पेपर दे रहे हो आप, हिंदी का दे रहे हो, इंग्लिश का? हिंदी का। दूसरा पेपर 12 को इंग्लिश का है मान लो, और उसके बाद फिजिक्स का है क्या? 16 को फिजिक्स का है। तो 12 और 16 के बीच में जो 3 दिन का गैप है उसमें रिलैक्स ही करोगे ना आप। तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन टक्कर तो नहीं दोगे, टक्कर तो उसी दिन 16 को ही जाके दोगे। तो ये है। तो
तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब कोलिजन पेपर ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो जो बीच में गैप है टाइम का वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत है? फिर देखो प्रतिरोध का विलोम होता है। देखो बेटा रेजिस्टेंस, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, इनवर्स, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा बताओ देखिए। तो नहीं कंडक्टिविटी नहीं होती यहाँ पर, ये थोड़ा क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ होता या तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी होता, तो रेजिस्टिविटी का क्या होता है, कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का क्या होता है, कंडक्टिविटी। तो यहाँ रेजिस्टेंस की जगह क्या लेना था आपको, रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टेंस का ध्यान रखना, इसको हिंदी में तो बोलते हैं चालकत्व, हिंदी में क्या बोलते हैं, चालकत्व, और इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस। क्या होगा, कंडक्टेंस, ठीक है। अति चालक पदार्थ सुपर कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, तो आपको आपने पढ़ा होगा कि कंडक्टर या सुपर कंडक्टर उनके अंदर रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, जीरो, 5वें चैप्टर में पढ़े थे क्या। सुपर कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, जीरो। अब रेजिस्टेंस जीरो करेंगे तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। आगे बात समझ में आ रही है ना, क्यों हुआ, आ जाओ सेकंड पेज पे। ये प्यारा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन इसलिए है कि जैसे ही आपको ऐसा डायग्राम दिखे, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा है आपको। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल होता है P/Q बराबर R/S। तो आपको ये चित्र आपको देखते ही, डायग्राम देखते ही पहले आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का ये, हाँ, बैलेंसिंग कंडीशन है कि नहीं है, तो वो चेक करने के लिए आप देखो 30/30, इधर भी 30/30 भाई, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, तो सब 30/30 क्या बराबर है क्या, ये दोनों तरफ, दोनों तरफ एक एक आ रहा है, मतलब दोनों तरफ क्या है, बराबर है, इसका मतलब बैलेंसिंग कंडीशन है। और बैलेंसिंग कंडीशन से आपको पता हो तो यहाँ से जो करंट जाता है वो क्या हो जाता है, जीरो। अरे गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा क्या होती है, जीरो, करंट क्या होता है, जीरो। आ गई बात समझ में। अब ये क्या पूछ रहा है वो अब देखेंगे कि BD में से प्रवाहित धारा, BD कहाँ पे है, BD, तो ये तो ऑटोमेटिक आंसर क्या हो गया, जीरो, है ना। BD वाली जो करंट है, IBD बोल देते हैं इसको, वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन इसको अगर कि वो और थोड़ा बहुत घुमा के पूछना चाहता आपसे, तो वो ऐसे पूछ सकता था कि इसका रेजिस्टेंस फाइंड करो। तो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सर बीच में से धारा करंट जा नहीं रही, ये 3 4 रेजिस्टेंस हो गए, 4 हो गए क्या, ये 30, ये 30, ये 30 और ये 30, ये दोनों किस में, सीरीज में, सीरीज में सीधा सीधा जोड़ना है। तो इधर हो गया 60, और यहाँ दोनों को जोड़ोगे तो भी कितना हो जाएगा, 60। तो ये भी 60 और ये भी 60, 60 और 60 कितनी हो जाएगी, 1/, 60 + 1/60। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, 30, आगे भाई 2/60 हो जाएगा। देखो स्पीड अगर की ज्यादा लगे तो स्पीड कम कर लेना, यूट्यूब में ऑप्शन आता है। हाँ, देखो कारण ये है कि ज्यादा आपका टाइम, जैसे आप वीडियो स्टार्ट करोगे तो आपको लगेगा यार 1 घंटे का वीडियो है, अरे कैसे लगेगा 40 मिनट का वीडियो है, तो 40 मिनट का आप जल्दी देख लेते हो, भाई 20 मिनट लगेगी अभी देख देते। और आप आपको लगे समझ में नहीं आ रहा तो या तो बैक कर लो या स्पीड कम कर लो, ठीक है। आ जाओ 8वां क्वेश्चन देखो, चलने दे, चलने दो, तुम कर जाके देखा भी करो। हाँ, कम से कम 2 3 बार देखा करो। अरे नहीं, उसका फायदा है 3 बार आप देखोगे ना, तो जब आप पेपर दोगे ना तो वो चीजें, मेरी आवाज आपके कानों में गूंजेगी और आंसर आपका ऑटोमेटिक टिक होगा। अगर कि यहाँ से कोई क्वेश्चन, यदि यहाँ से क्वेश्चन अगर कि आपको देखने को मिलेगा ना तो वो गलत नहीं होगा अगर कि आप 2 3 बार देख जाओगे तो। और 2 3 बार देखने का मतलब होता है कि ये 40 मिनट का वीडियो है, डबल स्पीड में देखोगे 20 मिनट, 20 कितनी मिनट लगेगी, 2 बार देखने में 40 मिनट लगती है। और 40 मिनट में तुम पूरा बड़ा चैप्टर कर भी नहीं सकते। हाँ, इतने में से चांस बहुत ज्यादा है, टिक द करंट क्या बड़े भी मिलते हैं, बस बड़े यहाँ करवाऊंगा नहीं मैं, आपको देखने पड़ेंगे वो कर जाएगी। एक सेल का विद्युत भाग मतलब ईएमएफ कितना दे रखा है, ई वोल्ट। और इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध कितना दे रखा है, आर। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब कैपिटल आर भी कितना है, छोटा आर है। तो आपसे पूछ रहा है विभवांतर मतलब पोटेंशियल पूछ रहा है। तो अगर ये आपको याद हो तो मैंने आई बराबर आपको लिखवा रखा है E/कैपिटल आर स्मॉल आर, लिखवा रखा है। अगर कि आपने सेल इक्वेशन पढ़ी है वहां लिखवा रखा है, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स देखे होंगे तो वहां भी है।
तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ई की जगह क्या लिखना है, कैपिटल ई, इसकी जगह बी, तो क्या हो जाएगा ई अपॉन टू, टू आर। अब इसकी जगह अपने को तो पोटेंशियल पूछ रहा है ना वो, तो आई की जगह अपन क्या लिखते हैं, वी अपॉन आर लिखते हैं क्या, आई की जगह क्या लिखेंगे, वी अपॉन आर। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, वहीं से देख लेना आप, यहाँ कहाँ लिखूँ, यही लिख देता हूँ, वी अपॉन आर इक्वल टू, अपने पास क्या आ गया, ई अपॉन छोटा आर लिख देते हैं क्योंकि बड़ा आर छोटा आर दोनों बराबर है, और नीचे क्या है टू आर, तो क्या आर से आर कटेगा क्या, तो वी बराबर क्या हो गया, ई बाई टू। आगे बात समझ में, बिल्कुल ईजी है। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कौन से कंजर्वेशन पर, है ना, कौन से कंजर्वेशन पे है, अरे जंक्शन नहीं, चार्ज पे है, लिखवा रखा है साफ साफ, एक लाइन लिखवा रखी है। वो नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, किस कंजर्वेशन पर, कौन से संरक्षण पे कार्य कर रहा है, तो वहां लिखा हुआ है चार्ज जंक्शन। हाँ दूसरा देखो, किरचॉफ का द्वितीय नियम वो किस पे है बताओ, देखें कौन से कंजर्वेशन पे है, सेकंड लो, लो बता देता हूं मैं, चार्ज, एनर्जी, मोमेंटम, एनर्जी और मास, एनर्जी पे है ना। पहला पहला किस पे था, चार्ज पे, दूसरा किस पे था, एनर्जी पे। कर दिए निहाल तुम, पहले मैं तो बता ही दिया था ना। हाँ देखो, एक 50 वोल्ट की बैटरी, ईएमएफ कितना दे रखा है, 50 वोल्ट का, बैटरी के साथ रेजिस्टेंस कितना जोड़ रहे हैं, 10 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये। करंट कितना है, 4.5 एम्पियर, उस बैटरी से जो करंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4 पॉइंट प्रवाहित होती है, तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, अभी फॉर्मूला लिखवाया था आपको, ई आर प्लस आर इक्वल टू आई, लिखवाया था क्या, तो ई की जगह 50, कैपिटल आर की जगह 10, स्मॉल आर का अपने को वैल्यू फाइंड करनी है, इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब छोटा आर, देखो यहाँ आंतरिक प्रतिरोध मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, और करंट का मान कितना दे रखा है, 4.5। कैसे करोगे सोल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, लो भाई, ये 10 से गुणा होगा तो 45, फिर ये आर से गुणा होगा तो 4.5 आर, भाई एक बार इससे एक बार इससे, इसको इधर ले आओ तो इधर आते हैं, कितना बचेगा 5, इधर से कितना आएगा 4.5 आर, पॉइंट हटाओगे इधर कितना हो जाएगा 50, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 50/45, मतलब 10/9। आ रहा है क्या आंसर, 10/9 मतलब 1.1, ठीक है, कर लोगे ना, आती है ना कैलकुलेशन, भाई ये 45 पॉइंट हटाए, 45 में से ये हम 5 बचेगा, ध्यान रखना है, और फिर पॉइंट हटाएंगे इधर 50 हो जाएगा। मैथ वाले तो हो, पर मैथ वाले गलती करते हैं, ये तो बायोलॉजी का है ना, आज आधे तो बायोलॉजी के बैठे हैं ना इसमें, भाई 50% बच्चे तो, आधे तो तुम में से बायोलॉजी के हैं, ये भाई साहब बायोलॉजी, बायोलॉजी के, बस ये थोड़ा सा और बचा है, 5-7 मिनट, 5 मिनट, हाँ, अरे आगे थोड़ी चले गए अपन। हाँ 12वां देखो, जब सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो पैरेलल में जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? डिक्रीज होगा। सेलों में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, तो करंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो, तो धारा घटती है नहीं, धारा बढ़ती है बिल्कुल, ठीक है। फिर देखो, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध मतलब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो, सेल के इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध नहीं, सेल के पात्र का प्रतिरोध नहीं, सेल के विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध, इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस के जो आयंस होते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस की अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको लिखा रखा है कि कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट आयंस, है ना, लिखवा रखी है। हाँ हिंदी में लिखवा रखा है, सेल विद्युत अपघट्य के टकराव के कारण उत्पन्न प्रतिरोध, तो ये सही हो जाएगा। बैटरी प्रदायी धारा मान अधिकतम कब होगा, देखो धारा का मान अधिकतम है
तो आर का मान क्या करना पड़ेगा आपको, 0। हालांकि इसमें चारों ही ऑप्शन में 0 नहीं है, तो अपन डी की तरफ जाएंगे। ठीक है, यहाँ ऐसे मत देखना भाई उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा, क्योंकि देखो करंट मैक्सिमम करना है तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0। तो रेजिस्टेंस 0 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ एक भी ऑप्शन नहीं है। देखो इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बड़ा होना चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये सारी बातें क्या है, गलत है। गलत है तो फिर अपन कहाँ जाएंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। आ जाओ, सहलोक के किस संयोजन में करंट मैक्सिमम होती है, अभी बताया था किस में होगी, पैरेलल में। पैरेलल मतलब समांतर क्रम, अभी बताया था ना। तो ये इसके एबसद टिक द करेक्ट या ऑब्जेक्टिव, आगे बात समझ में। अब आ जाओ, किसी अब आते हैं आपके, इनको क्या बोलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, रेगिस्तान, रिक्तिस्तान। हाँ, किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर पहले धारा, तो और ये अनुप्रस्थ काट से क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया में, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में करंट फ्लो होती है, उसको क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी। क्या बोलेंगे बेटा, करंट डेंसिटी। जे इक्वल टू क्या होती है, आई अपॉन ए होती है क्या, होती है ना। तो ये ध्यान रखना, तुम क्या करोगे, इसको पढ़ोगे, रेट ऑफ चार्ज फ्लो करंट, गलत है वो। यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ क्या बोल रहा है, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया बोल रहा है वो। तो ये ध्यान रखना, किसी धातु में इलेक्ट्रॉनों धनायनों के बीच में दो टक्करों के बीच में समय अंतराल को, अभी बताया था, दो टाइम बिटवीन दो टू कोलिजन्स, दो टक्करों के बीच का रिलैक्स टाइम, मतलब है विश्रांति काल। कौन सा काल बेटा, विश्रांति काल या रिलैक्स टाइम। फिर है पदार्थ का वह गुण, वह उससे प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, करंट का विरोध, धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध, बैरियर इन द पाथ ऑफ करंट, क्या होगा, रेजिस्टेंस। क्या होगा, हाँ इस बार सही है बेटा तेरा, इस बार तुक्का सही है तेरा। हाँ, वह युक्ति, वो डिवाइस जिसके द्वारा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज किया जाता है, रासायनिक ऊर्जा को, कौन सा, सेल। अरे यार, किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, जंक्शन पॉइंट पर ऑल करंट 0। हाँ इस बार फिर तुक्का, हाँ तुक्का फिर सही लगा। तो पढ़ गया नहीं आता इसका मतलब, क्यों पढ़ गया, अगर भाई आज सर चौथा करवाएंगे तो चौथा पढ़ गया आना चाहिए ना आप सभी को। आपको आपको समझ में तभी आएगा जब आप पहले पढ़ के बैठोगे इसको, चैप्टर जिसको भी आप पढ़ने बैठो उसके नोट्स पहले पढ़ो, तब आपको मजा आएगा। मेरे से पहले आप आंसर करोगे, तब आपको इंटरेस्ट आएगा, उठ के आ जाते हो चल रहे, उससे उससे नहीं होगा। नहीं तू पढ़ के आ रहा तो तेरे को तो ट्रॉफी मिलेगी। चल, आज नहीं पर आज मिल जाएगी पर। हाँ देखो, फिर ये है किसी बंद लूप में टोटल पोटेंशियल या टोटल ईएमएफ क्या होते हैं, 0। अरे सेकंड लो, पहले वाला फर्स्ट लो था, फर्स्ट लो क्या था, जंक्शन पॉइंट। ये दूसरा क्या था, लूप। तो टोटल नो लूप के अंदर भी क्या होगी, 0। 0 आ जाओ, एमीटर को पैरेलल में जोड़ते हैं सीरीज में, हाँ एमीटर को कहाँ जोड़ते हैं, सीरीज में। अरे 10th में आपको चित्र बना के ऐसे एक को यहाँ जोड़ते थे, ऐसे रेजिस्टेंस जोड़ते थे, यहाँ भी जोड़ते थे। अरे 10वीं वाले बच्चे बता देंगे इसको, तो नहीं मानो तो पूछ लेना आप 10वीं वाले बच्चों से। हो बहाना बनाने के लिए, हाँ दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। अब देखो, त्योहारों पर, त्योहार तो आप जानते हो, सजावट के लिए डेकोरेशन में लगने वाले बल्ब, वो वाले बल्ब, हाँ वो वाले बल्ब किस में होते हैं, सीरीज में। वो किस में होते हैं, सीरीज में होते हैं। किस में होते हैं, सीरीज में। और हमारे बल्ब पंखे इत्यादि ये किस में होते हैं, समांतर में। किस में होते हैं, पैरेलल में। क्योंकि
ध्यान रखना वहां एक एक आप एक स्विच ऑन करते हो तो सारे जलने लग जाते हैं, मतलब सीरीज में, और पैरेलल में मतलब प्रत्येक के लिए अलग अलग। भाई देख ऐसे ही समझ लो, ये है एक, ये है एक, ये है, यहाँ बटन है, इससे सारे चल रहे हैं, सारे चल रहे हैं, मतलब ये किस में है, सीरीज में। और पैरेलल में क्या होगा, सबके लिए अलग अलग स्विच लगाना पड़ेगा आपको। आगे बात समझ में। मानव शरीर तंत्रिकाओं में प्रवाहित होने वाली धाराएं कोटि, कोटि का मतलब ये है कि अपने जो ह्यूमन बॉडी के अंदर नर्व सिस्टम के अंदर जो करंट होता है उसकी रेंज कितनी होती है, परास कितनी होती है, तो उसकी रेंज माइक्रो में होती है। माइक्रो मतलब 10⁶ माइक्रो रे माइक्रो। हाँ ये थोड़ा अलग मान सकते हो आप, पर ध्यान रख लेना, पूछ ही ले तो आपको ध्यान रखना है कितनी माइक्रो की कोटि होती है, मतलब 10⁻⁶। चलो कोई ना, आ जाओ मैदान में। अब रेगिस्तान भी खत्म हो गया, बस अब तो बड़े बड़े क्वेश्चन है जो जिसमें तो आप किंग हो वैसे ही। किंग हो तो सेल का विद्युत वाहक बल की इकाई, विद्युत वाहक बल मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। ईएमएफ हो चाहे पोटेंशियल हो, क्या हो गया, वोल्ट। ये मत ध्यान दे लेना, ये बल दे के आप न्यूटन चेप दो, गलत हो जाएगी। ईएमएफ की 2-3 बार पूछ ली गई है, क्योंकि आपको बल दिखता है और आप क्या चेप देते हो, न्यूटन, वो क्या हो जाएगा, गलत। ईएमएफ है, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, तो इसकी जो यूनिट होगी बेटा क्या होगी, वोल्ट। वोल्ट के अलावा क्या हो सकती है, जूल बटे कुलाम। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मेटल्स, मेटल्स को आप कंडक्टर बोल सकते हो क्या, तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है या बढ़ता है, नहीं नहीं बढ़ता है, तो कंडक्टर का तो बढ़ता है और सेमीकंडक्टर का कम होता है, ये ध्यान रखना। कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, और सेमीकंडक्टर का क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। धारा घनत्व है, धारा घनत्व का अभी फॉर्मूला, चार्ज करंट डेंसिटी जे अपॉन ए, सॉरी, जे बराबर आई अपॉन ए, करंट का क्या होगा एम्पियर, एरिया का क्या होगा मीटर स्क्वायर, एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर, लिख लोगे। विद्युत धाराएं सदैव अपरिवर्तित होती है, परिवर्तित तो हो सकती है धाराएं, कोई विशेष इशू नहीं है। किस विलीन में, किस विलीन में धन आवेश और ऋण आवेश दोनों गति कर सकते हैं, बिल्कुल गति कर सकते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम किस नियम पर आधारित है, तो ये है प्रथम, प्रथम मतलब जंक्शन वाला, अभी बता के आया था, करंट उस पे चार्ज पे, पहला वाला किस पे, चार्ज पे, और दूसरे वाला किस पे, एनर्जी पे। आ गई बात समझ में। अब जैसे मान लो यही क्वेश्चन बोर्ड में आपको देखने को मिल गया, ऐसे तुम गलती करके आ जाते, पर अब गलती नहीं होगी। तो ये है 2-3 बार देखने का फायदा यही है कि तुम गलतियां नहीं करोगे। ये लो जी भाई, लास्ट पेज आ गया आज का। अपव्यय वेग मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मतलब रिलेशन, रिलेशन स्थापित किया था ना आपने, आई बराबर एन ई ए वी डी, याद है क्या। और चित्र बना के उसकी डायरेक्शन भी आपको प्लस से माइनस की ओर, इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर जाएगा। ये फिर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देख लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बिल्कुल दो दो बार पूछ ले, ये तो क्वेश्चन ही 2 बार आ गया, पागल है, तुम्हारी तरह ये क्वेश्चन देने वाले भी। चलो, सेलों के संयोजन के किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, करंट को बढ़ाने के लिए, सीधी सी बात, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। फिर देखो सेल कितने प्रकार से संयोजित किया जा सकता है, 2 प्रकार से, दे आगे दे भी देखो कितना अच्छा आदमी है ये, आगे दे भी रखा है, सीरीज और पैरेलल का चित्र बनाइए। पहले पूछ रहा है किस क्रम के कैसे कैसे संयोजित कर सकते हैं, पैरेलल और सीरीज, फिर आगे पूछ भी रहा है पैरेलल और सीरीज का चित्र भी बनाओ, तो इसका आंसर उसने पहले वाले के बाद में दे दिया। कितनी कितनी चिंता है तुम्हारी बताओ। और ये श्रेणी क्रम को आपको आवश्यक सूत्र बताना है। फिर है वही सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, अभी थोड़ी देर पहले आया ही था। 2 सेलों के विद्युत वाहक बल ये है, तो इसको सीरीज वाला, भाई सेलों का कॉम्बिनेशन करवाए हुए, तो ऊपर वाले में भी सीरीज का पूछा है, नीचे वाले में सीरीज का पूछा है, दोनों में सीरीज का है, कर लोगे। तो ये हो गया, टाइम तो इसमें ज्यादा लगा नहीं है अपने को, कर दे उसको।